आज हमारा वीडियो तीसरा क्लास है। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। इसमें भी दो कविताएं हैं, गीत गाने दो और सरोज स्मृति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहली कविता है गीत गाने दो। इसमें कवि निराला जी अपने मन की व्यथा को गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और उनके मन में जो ये भाव है, जो वेदना है, दुख है, अंतर्मन में जो अंतर्मन जो द्रवित है उनका, उसी बात को, उसी भावनाओं को गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये जो हमारे समक्ष कविताएं हैं, आज पढ़ेंगे हम लोग गीत गाने दो मुझे। देखो कविता में क्या है, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। कहते हैं कवि कि आज संसार के जो हालत है, संसार की हालत को देख करके कवि का मन अत्यंत ही दुखित है और वो अपने दुख को वेदना के रूप में, उनके अंदर जो दुख है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसी के लिए उन्हें गीत गाने का मन कर रहा है। और कहते हैं कि उस वेदना को रोकने के लिए, क्योंकि जब तक अगर हमारे मन के अंदर कोई भी दुख कष्ट रहता है, यदि हम किसी को बोल देते हैं, किसी के समक्ष प्रकट कर देते हैं, तो हमारा दुख कम हो जाता है। इसी कारण से कवि भी चाहता है कि उनके मन में जो संसार की स्थिति है, संसार में आज मानव के अंदर मनुष्यता का भाव नहीं रह गया है। लोग एक दूसरे को ठगने के लिए लालायित हैं, लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए लालायित हैं। इसी कारण से कवि का मन यही सब देख करके बहुत ही दुखित है। तो उसी बात को आज कहते हैं वे वेदना को रोकने के लिए, उन्हीं बात का दुख है इस कवि के अंतर्मन में, और उसी दुख को प्रकट करने के लिए वह गीत गाने का प्रयास कर रहे हैं। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। कहते हैं कि कोई कितना भी होशो हवास में रहता है, लेकिन यदि उसे ठोकर लग जाती है तो वह संभलता है, उसके भी होश छूट जाते हैं। यदि कितना भी वो अपने आप को विद्वान समझता है, यदि कोई बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है, अपने आप को जो बहुत विद्वान समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो उसकी जो अगर कोई गलती होती है तो उसके उस समय उसकी विद्वता उसकी नहीं रह जाती। इसी तरह से कहते हैं कवि कि होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कहते हैं यदि कोई श्रमिक अपने दिन भर की कमाई करके, मजदूरी करके, और जो कमाई उसे हासिल हुआ है उसे लेकर यदि कोई जा रहा है, और कोई ठग ठाकुर जो रास्ते में उस कमाई को लूट लेते हैं, उस कमाई को लूटने के लिए लूट करके जो भी श्रमिक है उसकी जो दशा होती है, उस दशा को वो अनुभव कर रहे हैं। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। यहाँ ठग ठाकुरों मतलब है, तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे कोई बहुत धनवान व्यक्ति भी है, वो कमज़ोर व्यक्ति को लूटता है। जो कोई मालिक है, वो अपने अंदर जो काम करने, उनके अंडर जो काम करते हैं उनको वो लूटता है, कम तनख्वाह देता है, ज़्यादा तनख्वाह में बात होकर के कम तनख्वाह मिलती है उसे। कोई रास्ते में श्रमिक काम करके जा रहा है और उसकी कमाई को जो लोग लूट ले रहे हैं राही, सभी पर कुठाराघात यहाँ पर कवि ने किया है। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। इन सभी स्थितियों को देखते हुए, समाज में जो विडंबनाएं हो रही है, समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, उनसे वो काफ़ी दुखी है कवि। और उसी को देख करके कवि कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मेरा काल आ रहा है। काल जब आता है, यदि किसी की मृत्यु जब होने वाली होती है तो उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि समाज में इतनी जो दुखद घटनाएं घट रही हैं,
उन सब से कवि का मन काफी द्रवित हो चुका है, दुखित हो चुका है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। अब कहते हैं कि इन सब चीजों से मनुष्य इतना दुखी हो गया है कि पूरा संसार ही अपने आप से हार मान चुका है। उसमें अब जीने की तमन्ना जरा सा भी नहीं रह गई है, वो जीना नहीं चाहता है। इसी के लिए कवि अपना कर्तव्य समझता है कि हम उसे जीने की एक नई तरकीब दें, क्योंकि किसी भी तरह से इस समाज को बदलना है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। आज दुनिया में कोई सही मार्ग नहीं बताता। यदि किसी से कहीं अनजान व्यक्ति कोई दूसरे प्रदेश में चला जाता है और वो किसी का यदि पता भी पूछता है तो उसे वो सही नहीं बताता, उसकी वो गलत पता बता देता है, जिससे कि उसको तंग करने में या उसको लूटने के लिए वो सहज रास्ता बन जाता है। इसलिए कभी इन सब चीज़ों को भी देख रहा है। कहता है कि लोग सही परिचय अपना नहीं देते हैं। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। वो सही परिचय नहीं देते हैं और इससे भी लोगों का मन दुखी हो रहा है और वो अपने जीवन जीने की जो तमन्ना है उनकी, वो भी जीवन जीने की तमन्ना खत्म होती जा रही है। इसी अब को देखते हुए कवि अपना फर्ज, समाज के प्रति अपना फर्ज निभाता है और समाज को एक नई राह पर, रास्ते पर चलने के लिए सजग करता है। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। कहते हैं कवि कि आज इस पृथ्वी की जो जीवन जीने की लालसा है बुझ गई है लौ प्रथा की। अर्थात कहने का भाव है कि आज इस संसार में, इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को समाज की इतनी दुखद स्थिति को देख करके जीवन जीने की लालसा अब खत्म हो चुकी है। सभी अपने आप अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन कवि का फर्ज है जल उठो फिर सींचने को। वो फिर इस कहते हैं कि किसी भी तरह से मनुष्य को जीवन जीना है और जीना है तो उसके लिए सही रास्ता देखना पड़ेगा, सही रास्ता खोजना पड़ेगा। इसी बात के लिए वो कह रहे हैं, कवि समाज को इंगित कर रहे हैं, समाज को नई दिशा दे रहे हैं अपने गीत के माध्यम से और कहते हैं कि हमें एक नई राह बनानी पड़ेगी इस समाज के लोगों को जगाने के लिए। और इसलिए वे अपनी जो रुदन है, अपनी जो वेदना है, उसे गीत के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है, होश के भी होश छूटे में मानवीकरण अलंकार है और कविता में मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। बहुत सारे जो कि हमारे सामने अलंकार भी हैं, इसमें बहुत सारे अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे अनुप्रास अलंकार है और कविता तुकांत भी है। सब तुकांत कहते हैं आखिरी में जो शब्द, हर लाइनों की आखिरी में शब्द जो मिलते जुलते हैं उनसे ही तुकांत कहा जाता है। तो ये छोटी सी कविता थी, समाप्त हो गई। अब हम आज सरोज स्मृति कवि की जो दूसरी कविता है सरोज स्मृति, इसका कुछ अंश आज इसे भी पढ़ा देते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। इस सरोज स्मृति, सरोज कौन है? तो सरोज कवि की पुत्री है और सभी वो जो है वो इस पुत्री के लिए कवि ने कुछ भी नहीं किया, कोई कर्तव्य अपना नहीं निभा पाए उसके जन्म से लेके मरण तक। तो वो उस बोझ से दबे हुए हैं कि हमने अपने पुत्री के कर्तव्य के लिए पुत्री का कोई भी फर्ज नहीं निभा पाए। उसका लालन पोषण भी उसकी नानी के यहाँ हुआ और उसकी मृत्यु भी वहीं पर हुई। इसी कारण से वो इस कविता में उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कविताओं के माध्यम से वो श्रद्धांजलि, अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो ये कविता है, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। कवि कहते हैं कि जब सरोज की विवाह योग्य होती है सरोज,
तब उसका विवाह करने के लिए वो यहाँ अपने पिता के घर आती है और पिता उसकी विवाह की तैयारी करते हैं। लेकिन कहते हैं क्या कि जब उसके ऊपर ये शुभ कलश का जो विवाह कलश का जो जल उसके शरीर पर पड़ता है तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं और वह अति सुंदर दिखने लगती है। और वो जो जब देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। कहते हैं कवि कि जब वो उस स्थिति में, जब शुभ कलश का जल उसके शरीर पर पड़ता है, उसकी सुंदरता 4 चांद लग जाती है। तो जब वो अपने पिता को उस स्थिति में मंद मंद मुस्कुराते हुए देखती है तो होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर। उसके हृदय में एक प्रसन्नता है, लेकिन कवि का मन उसकी सुंदरता को देख करके यहाँ पर द्रवित हो जाता है और वो उसमें अपनी पत्नी का रूप देखने लगते हैं, अर्थात सरोज की माँ का रूप। पूरा ही उसका रूप जो है वो उसकी माँ का रूप नजर आने लगता है। होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर। उनके हृदय में जो अपनी पुत्री को जब देखते हैं तो उस समय पूरा दृष्टि उनकी अपनी पत्नी का ही लगता है। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्चवास संग। कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कवि को कि अब मेरी पत्नी ही मुखर होकर के हमसे कुछ प्रिय शब्द करेगी। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। पूरा उसका अंग अंग खिल रहा है और उसमें ये कवि को लग रहा है कि ये हमारे उच्छ्वास जैसे हमारे सांस आते जाते हैं और उससे हमारी, अगर हम मूक भी हैं, नहीं भी बोलते हैं, तो प्रसन्न मुद्रा में हमारी जो शरीर का जो प्रसन्न मुद्रा है या चेहरे का हाव भाव है उसमें से पूरा शब्द वो प्रस्फुटित हो जाता है। उसी को कहा गया है यहाँ कि उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नयनों में आलोक उतर। एक कहते हैं कि पूरे उसके नयनों में अपने प्रिय की ही वो सारे जो सुंदरता है, प्रिय ऐसा महसूस होता है कवि को कि जो अब मेरी पत्नी ही मुझसे कुछ बोलेगी। कांपा अधरों पर थर थर थर, उनके जो होठ हैं वो भी कांपने लगते हैं उनकी इस स्थिति को देख करके। देखा मैंने वह मूर्ति दीती, मेरे वसंत की प्रथम गीती। कवि को ऐसा लगता है जैसे कि वह एक मूर्ति सी बन के सामने आई है जो उसके प्रिय की है और उसका उनके जीवन का वो ऐसा महसूस होता है कि जीवन का वो पहला बसंत गीत हो, जो उसकी पुत्री का जो रूप लावण्य है वो उनके सामने ही पूरा आ जाता है। इसमें वात्सल्य, पिता का पुत्री के प्रति वात्सल्य दृष्टि भी आया है और एक अपने पत्नी के प्रति भी वो समर्पित हो रहे हैं इस तरह से कि वो दोनों में दोनों का सामंजस्य मिला रहे हैं कि दोनों ही एक ही नजर आ रही है, जैसे पुत्री के रूप में पत्नी ही दिख रही है उनको। आज यहीं तक पढ़ाते हैं।